नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र को एक भौतिक राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके रूप में व्यक्त किया था तथा वहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र को मैथमेटिकल रूप में निकाला था कि E की वैल्यू क्या आती है KQ/R²। ठीक है, तो आज हम यदि आप हमारा पूरा आवेशों का कोई निकाय है तो उसके कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम किस तरह से निकालेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर बल निकाला था, जो हमारा सभी आवेशों के कारण उस बिंदु आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग प्राप्त हुआ था। तो उसी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये आवेश लिए हैं। पहला आवेश Q1, एक आवेश ये लिया है हमने Q2, एक आवेश हमने ये लिया है Q3, एक आवेश हमने ये लिया है Q4। इसके अलावा हम अन्य आवेश, जैसे मैं ये यहाँ लिख लेती हूँ एक और बिंदु आवेश Qn, ये हमने लिया है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, देखो सारे पॉजिटिव हैं। अगर कोई सिंबल आगे लगा हुआ नहीं है इसका मतलब हम सबको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमने पहले पढ़ा है कि पॉजिटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, यानी कि बाहर की तरफ होगी। तो मैंने यहाँ पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ बनाई है। तो हमने मान लिया कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। इसी तरह से Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और इसी तरह से Q3 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 है। अन्य कितने भी आवेश हम मान सकते हैं, हम यहाँ पर 3 या 4 को लेके गणना करेंगे। तो हमने क्या किया, बिंदु P से इस बिंदुवत आवेश की जो डिस्टेंस है उसको माना है हमने R1P वेक्टर। ठीक है, Q2 के लिए हमने जो डिस्टेंस है उसको माना है R2P वेक्टर। इसी तरह से R3 के लिए हम मानेंगे R3P वेक्टर, और Rn के लिए लिख लेते हैं हम सीधा ही RnP वेक्टर। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी En वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नॉर्मली लिखा है स्पेस में, हम चाहें तो इसको निर्देश तंत्र में भी बना सकते हैं। जैसे मैं निर्देश तंत्र मान लेती हूँ, ये बिंदु मूल बिंदु O हो गया, यहाँ पर कोई आवेश मान लिया मैंने Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। तो हम इनको इस तरह से इसको मान लेंगे R01। तो हम इसको निर्देश तंत्र में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस हमने मान ली। तो अब देखिए बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि इस बिंदु पर। ठीक, तो ये हमारी डिस्टेंस है बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 मान रखा है। Q2 के कारण कितनी होगी, E2 मान रखा है। तो इस तरह से बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो क्या आएगी, इन सभी तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर। सदिश योग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, सदिश राशि है। अब देखिए यहाँ तो हमने सीधा देख लिया कि सदिश योग करेंगे, बाकी निकालते कैसे हैं। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सदिश है E2 वेक्टर, इसी को पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसके सापेक्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा E2 वेक्टर, और इसके पैरेलल लाइन हमने यहाँ डाल ली एक। ये हमारा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। तो हमने पहले पढ़ा है कि सदिशों का योग हम 2 या 3 नियमों की सहायता से किसी से भी कर सकते हैं, जिसमें पहला नियम हमने त्रिभुज नियम पढ़ा था जो हमने कूलाम के नियम में बताया था। दूसरा नियम था उसमें समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम यहाँ अप्लाई करेंगे हम, और एक नियम होता है बहुभुज का नियम। तीनों एक ही हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस है। तो यहाँ हम लगा रहे हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। तो ये हमारा हो गया E1 वेक्टर, ये हमारा E2 वेक्टर हो गया। तो इसका जो विकर्ण होगा ये क्या करेगा, इन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो ये हमारा आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से इस वाले सदिश को लेके इसके साथ हल कर सकते हैं,
और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर सीधा क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। तो हमारे लिए विद्युत क्षेत्र में अध्यारोपण का सिद्धांत किस तरह से अप्लाई होगा कि सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर प्राप्त तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम इसका। देखो मैंने लिखा है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर प्राप्त तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात EP वेक्टर बराबर आ जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, जितने भी हम लेंगे। हमने लिख लिया EN वेक्टर। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर A। अब देखो, अब हम निकालेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ये आएगी हमारी E1 वेक्टर बराबर, पहले पढ़ा है हमने कि Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है R1P, तो R1P स्क्वायर और डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आगे है तो R1P कैप। हमें पता है R1P कैप क्या है, एकांक सदिश है। R1P कैप बराबर होता है R1P वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R1P, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R1P वेक्टर अपॉन R1P। ठीक है, तो ये हमारी हो गई E1 वेक्टर। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसी तरह से हम निकालेंगे अब Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी हमारी E2 वेक्टर बराबर के Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप, क्योंकि Q2 आवेश की बिंदु P से डिस्टेंस कितनी है R2P। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हम Q3 आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो वो कितनी आएगी E3 वेक्टर बराबर के Q3 अपॉन R3P स्क्वायर R3P कैप। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर, इसको दे देते हैं 3, तो ये हो जाएगी हमारी 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3, 4 और 2 इनसे वैल्यू किस में रख देंगे 1 में। तो समीकरण 2, 3, 4 से इक्वेशन 1 में मान रखने पर, चलो वैल्यू रख देते हैं इसकी। तो ये आएगा हमारा EP वेक्टर बराबर के Q1 R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस के Q2 R2P स्क्वायर R2P कैप प्लस लास्ट टर्म लिख देते हैं के QN RNP स्क्वायर RNP कैप। ठीक है, ये हमने सबको इसमें रख दिया। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, के कॉमन ले लेते हैं। के कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या रहेगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप। यहाँ से क्या रहेगा Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप। इसी तरह से लास्ट टर्म लिख लेते हैं QN अपॉन RNP स्क्वायर RNP कैप। ठीक है, अब इसको देखो किस तरह से लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह है, इसके लिए तो हमने क्या ले लिया समेशन। 1 1 2 2 सेम चल रहा है सब में, तो 1 और ये 2 इनकी जगह हम एक सिंबल काम में लेते हैं I। 1 की जगह काम में लिया है तो यहाँ भी I लिखेंगे। P एज इट इज चल रहा है सब में तो P लिखेंगे, स्क्वायर भी एज इट इज आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी RIP कैप। I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से N। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने पहले भी बात की है, समेशन का मतलब होता है एक एक टर्म इसमें प्लस होती जाएगी। जैसे I की वैल्यू आप पहले 1 लिखोगे तो क्या आएगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप। ठीक है, फिर समेशन की वजह से क्या लगाएंगे प्लस, फिर दूसरी टर्म लिख देंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया
आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने इस तरह से निकाला है, हम इसको सीधा बल के रूप में भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बल की बात करें कि बिंदु P पर कोई आवेश स्थित मान लेते हैं, वहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ कोई परीक्षण आवेश है Q0। ठीक है, देखो बिंदु P पर हमको अध्यारोपण के सिद्धांत से बल लिखना है, तो बल कितना आएगा, एफ पी वैक्टर बराबर के Q0 समेशन आई बराबर 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई पी का स्क्वायर आर आई पी कैप। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पी वैक्टर बराबर क्या होती है बल के रूप में, एफ पी वैक्टर अपॉन Q0। यहाँ से इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो देखो के Q0 का डिवाइड हो जाएगा समेशन आई बराबर 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई पी स्क्वायर आर आई पी कैप। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास निकल के आ गया ई पी वैक्टर बराबर के समेशन आई बराबर 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई पी स्क्वायर आर आई पी कैप। देखो दोनों समीकरण सेम है, ये वाला और ये वाला, तो कैसे भी निकाला जा सकता है, सीधा बल निकाल के निकाल सकते हैं या फिर इस डायग्राम की सहायता से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आवेशों के निकाय के कारण हमने अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत क्षेत्र के लिए कि किसी बिंदु P पर आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रत्येक निकाय के कारण बिंदु P पर प्राप्त तीव्रताओं का सदिश योग होता है। इस तरह से ये हो गया हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अगली वीडियो में हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, उनकी खोज किसने की थी और उनके बारे में और विभिन्न अवधारणाएं क्या क्या हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।